Alrighty, guys, let's begin with section 4, which provides for prohibition on abuse of dominant position. So, first of all, let's get started and let's understand the very substratum of the section. Now, if you read very carefully, the heading of the section is the prohibition on abuse of dominant position. So, per se, section 4 provides that having a dominant position is not a problem. Abusing that dominant position is a problem. So yes, it's a big move from the erstwhile law which was MRTP Act. जब हिंदुस्तान में MRTP Act हुआ करता था 1969 का, उसमें फंडामेंटली मोनोपोलीज को ही खराब माना जाता था. हिंदुस्तान में हम मानते थे कि मोनोपोलीज बननी ही नहीं चाहिए. वो हम मानते थे कि मोनोपोलीज बनेगी तो नेचुरली कोई भी एंटिटी की अगर मोनोपोली बन जाएगी तो वही हानिकारक होगी, वही डिस्टॉर्ट करेगी कंपटीशन को, और वो फंडामेंटली हम उसको खराब मानते थे प्रीवियस कानून में. बट थैंकफुली lot of things have changed. The legal ecosystem, the business ecosystem has changed. Now, post 1993 India, post 1991 1993 India has become a free market. In fact, the world, the overall, global economy has sort of, to a great extent, has been integrated. So, Indian economy is not operating in isolation. So, हिंदुस्तान की कंपनियों को अगर विश्व की कंपनियों के साथ कॉम्पीट करना है तो नेचुरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो लानी होगी. मतलब हिंदुस्तान की भी एंटिटीज को साइजेबल एंटिटी बनना पड़ेगा ताकि वो ग्लोबली कॉम्पीट कर पाए, क्योंकि जब तक हम मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करते, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आती, तब तक हम इंटरनेशनली हमारी कंपनीज कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी. सो फंडामेंटली जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है उसका जो प्रावधान है सेक्शन 4, उसमें लिखा हुआ है कि dominant position is not a problem. So somebody who is enjoying a position of strength, some entity, some enterprise which is enjoying position of strength, has almost has monopolistic power, is not considered bad. तो आप अगर dominant entity हो, monopoly है आपकी कोई business में, that is not a problem. But if you abuse that position, if you abuse that monopolistic position, if you abuse that dominant position, then it becomes the problem. सो अगर कोई अपने दबदबे का गैर वाजिब फायदा उठाएगा तो सेक्शन 4 उसको रोकने के लिए बनाया गया है. सेक्शन 4 एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. नाउ frankly speaking, what all are the things that we are going to look at when we will look at section 4? Again, my intention is we will cover left, right, center, bottom, everything we are going to cover. Anything that is related to section 4 should be covered now. So what are we going to look at? Number 1, we are going to look at section 4.1. What is this section 4.1 about, sir? Section 4.1 is about फंडामेंटल प्रोविजन है कि हिंदुस्तान में कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं कर सकता. फंडामेंटली हिंदुस्तान में कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा, गैर वाजिब फायदा नहीं उठा सकता. सेकेंडली, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एज अब्यूज. किसे हम अब्यूज मानेंगे, ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है. तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर व्हाट इज कंसिडर्ड एज अब्यूज ऑफ अ डोमिनेंट पोजीशन. तो सेक्शन 4 2 A B C D E, there are 5 clauses which are actually different types of abuse which have been provided for. And in fact, for three clauses we have case laws. In fact, for section 4.2a, we have 2 specific case laws and very interesting case laws. For the very important provision is going to be what is a relevant market. Now, understand why if this is going to become important. ना सपोज मान लो, मतलब मैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो डोमिनेंट एंटिटी है और अपने डोमिनेंट पोजीशन का वो गलत फायदा उठा रही है. अगर मैं कंपटीशन कमीशन में ये इन्फॉर्मेशन फाइल भी करूँ तो मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब आप केस डालोगे तो आपने ये बोला कि वो डोमिनेंट है. किस में डोमिनेंट है? पेट्रोल में, रिफाइनरी में, टेलीकॉम में, रिटेल में, हिंदुस्तान में कि सिर्फ महाराष्ट्र में कि एनसीईआरटी में या दिल्ली में या सिर्फ तमिलनाडु में या सिर्फ मुंबई में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा.
तो प्रिसाइसली जब हम इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं तो हमें बताना होता है कि ये एंटिटी डोमिनेंट है तो नंबर वन कौन से प्रोडक्ट में और कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में। तो ज्योग्राफी और प्रोडक्ट ये दोनों बताना पड़ता है और कभी कभी दोनों में से एक ही डिफाइन करना पड़ कभी कभी एक ही बताना पड़ता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज रेलेवेंट मार्केट। तो रेलेवेंट मार्केट एग्जैक्टली क्या होगा, है ना। तो अगर आपने मेरे पे आरोप लगाया कि राहुल सर डोमिनेंट है और अपने दबदबे का गैर वाजिब फायदा उठा रहे हैं, तो सीसी आपसे क्या पूछेगी, राहुल सर किस चीज में डोमिनेंट है? फिजिकल क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, सीए में, सीएस में, किस में? तो आप क्या बोलोगे, नागपुर में फिजिकल क्लासेस में डोमिनेंट है ना। तो आपको अपने मजाक मजाक में आपने खुद ही क्या किया, नागपुर फिजिकल क्लासेस, तो आपने प्रोडक्ट भी डिफाइन कर दिया और आपने खुद ब खुद ज्योग्राफी भी डिफाइन कर दी, है ना। तो व्हाट हैपेंस इज द ज्योग्राफिकल मार्केट, द प्रोडक्ट मार्केट, दिस हैज टू बी डिफाइंड। तो एनीवे ये तो कॉन्सेप्ट डिटेल में आएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि रेलेवेंट मार्केट हम जरूर पढ़ेंगे। और नेचुरली रेलेवेंट मार्केट से कनेक्टेड दो कॉन्सेप्ट्स हैं, विच इज रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। इनफैक्ट अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त देंगे तो सेक्शन 2R रेलेवेंट मार्केट को डिफाइन करता है और डेफिनेशन में पता है क्या लिखा है, रेलेवेंट मार्केट इज अ मार्केट विच विल बी डिटरमाइंड बाय ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर गिविंग ड्यू रिगार्ड टू रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और बोथ। दैट मीन्स ये रेलेवेंट मार्केट जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये फैक्टर्स देखकर ही डिटरमाइन करती है ना। तो रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट देखा जाएगा, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट देखा जाएगा और उसके बाद कोई भी फैसला लिया जाएगा। देन वी विल कम टू अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअल में कोई अलग से इसका सेक्शन नहीं है, बल्कि सेक्शन 4(2)(a) के एक्सप्लेनेशन में इस शब्द का जिक्र हुआ है। तो देयर समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज प्रेडेटरी प्राइसिंग। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज was penalized 55 crores, I'm sorry, and in fact the matter went to secure competition appellate tribunal, and the one who actually passed an order, the presiding officer or the chairman of competition appellate tribunal happens to be from Nagpur. He was earlier Chief Justice of India, Justice Shirpurkar. He passed an order of zero pricing, and it voluntarily it has become very famous in entire world. So we will discuss that order as well. Further we will be talking about section 19(3). Now what is section 19(3) about? Section 19(3) is about the factors which CCI will consider. To determine whether the person or enterprise is dominant, तो वो डोमिनेंट है या नहीं ये डिटरमाइन किया जाएगा सेक्शन 19(4) देख के। आई एम सो सॉरी, 19(3) is about agreements. How do I make this silly mistake? Anyway, it was just clerical one. Section 19(4) actually provides for which are the factors which the CCI is going to consider to determine whether any entity is dominant or not. तो ये सवाल जो है कि कोई एंटिटी डोमिनेंट है या नहीं, ये सवाल का जवाब, ये इन्वेस्टिगेशन, ये सब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। वेदर एनी एंटिटी इज डोमिनेंट or not is actually determined, is decided by Competition Commission of India after giving due regard to the factor or any of the factor or factors which have been provided for in section 19(4). तो कितना बढ़िया है, देखो सेक्शन 3 19(3) के साथ जोड़ दिया था हमने, फिर सेक्शन 4 19(4) के साथ हमने जोड़ दिया, तो इन दोनों को हमने जोड़ के ही पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। कुछ लोग ये सारी चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, बट सच बात तो ये है कि जितने भी पोर्शन है सेक्शन 4 में, ये सारे के सारे पोर्शंस कॉमन है। सेक्शन 4 में ये सारी चीज़ें आ जाती है और कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको ये जानना होगा कि
सेक्शन 4 जो है वो कंबाइन ये सारा अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद ही आपको पूरा समझेगा। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का सबसे डोमिनेंट पोर्शन है सेक्शन 4 का, और एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी है, तो बहुत मज़ा आएगी इसमें। बस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग कौन से केसेस देखने वाले हैं, सो दैट आप लोग को पता रहे कि इसमें कितना मज़ेदार किस्सा होने वाला है। सो सबसे पहले तो सेक्शन 4(2)A में हम लोग एक अनफेयर कंडीशन वाला मामला आएगा, वहाँ हम लोग DLF बिलायर का जजमेंट देखने वाले हैं। DLF को पेनल्टी हुई थी 630 करोड़ की। फिर हम लोग 4(2)A(2) का सौतेला व्यवहार का मतलब होता है आप जो है अलग अलग एंटिटीज के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। सो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर शब्द के लिए केस लॉ है और वो बहुत मजेदार है उसको पढ़ना और समझना, और एक बार आप सुन भी लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड पेनल्टी लगाई गई थी 1773 करोड़। हाउएवर this was reduced later on. I will tell you why it was reduced, which were the factors. If you want to understand the whole stuff, you will have to stay back for 3 or 4 sessions. How so many sessions are required. आपको उतने पूरे देखने पड़ेंगे लेक्चर्स, तब आपको मजा आएगी। अदरवाइज आपको जो क्लैरिटी आनी चाहिए वो जजमेंट में आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस, डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस में BCCI को पेनल्टी लगी थी तो 52.24 करोड़ की। एंड दिस इज अगेन, ये तो मैटर आई थिंक पेंडिंग भी है, इसमें भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। देन वी हैव 4(2)E विच इज, आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन यू, बट यस, एक रेलेवेंट मार्केट का फायदा अगर कोई दूसरे रेलेवेंट मार्केट में उठाए, इसको सिर्फ आप अपने पास लिख देते हैं ताकि आपके पास रेफरेंस के लिए रहे। सो इट इज फेमसली कॉल्ड एज 14 कार कंपनी केस। 14 कार कंपनियों को भारी जुर्माना पड़ा था, 2,500 करोड़ की पेनल्टी इनको लगी थी। दिल्ली का एक व्यक्ति शमशेर कटारिया, उसने होंडा स्टील नाम की कंपनी जो होंडा की हिंदुस्तान में गाड़ियां बेचती है उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन फाइल की थी। CCI ने 14 अलग कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, I think approximately, so this is approximately 2,500 करोड़ की पेनल्टी बैठी थी। बहुत ही मज़ेदार केस है। और देन whenever we will talk about predatory pricing, 4(2)A के एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे, क्योंकि 4(2)A के एक्सप्लेनेशन में ही मैंशनड है what is exactly predatory pricing. And here we will talk about the National Stock Exchange case, which is a very interesting ruling और सही मायने में बहुत मज़ेदार जजमेंट है, हम बात करेंगे। और मैं फिर बोलता हूँ, आपको सिर्फ एक बार वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपकी चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हो जाएगी। So these are the cases, these are the things that you are going to check out. If there is a confusion, this is 4(E), not C. So these are some of the cases that we are going to look at. And for relevant market, there are a lot of examples, illustrations which you will see, which you will, I hope you guys will enjoy. तो आपको उसमें बहुत मजा आएगी। So this is the agenda, plain and simple. And I hope आप इसको स्क्रीनशॉट या पॉज कर लो आप यहाँ पर, और एक बार ये सारी चीजें नोट कर लो। तो एक पेज में आप ये हेडिंग डाल दीजिए, दूसरे पेज में आप नोट कर दीजिए कि ये सेक्शन 4 का मतलब, मेरे लिए सेक्शन 4 का मतलब ये सारी चीजें एक साथ हम लोग को पढ़नी है। और उसके बाद आप चाहें तो आप ये कुछ केसेस हैं, क्योंकि क्या है कि जब एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करना होगा तो 2 पन्ने पढ़ के ऊपर से तो चीज़ें याद आ ही जाएगी, है ना। तो आप इसका भी, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट मौका देता हूँ, पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, और इवेंचुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4 के साथ। बहुत मज़ा आएगा इसमें। सो सेक्शन 4, व्हाट इज द हेडिंग? मैं हेडिंग क्यों लिखा रहा हूँ पता है? 3 बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया कि there is no restriction, there is no prohibition on having a dominant position, but there is certainly a prohibition on abusing that dominant position. So what is the provision about?
प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज तो जो प्रोहिबिशन है वो डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज पे है, ना कि सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन के होने पर। तो सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन का होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसका अब्यूज इज अ प्रॉब्लम। आई रिपीट, कानून के मायने बदले हैं। MRTP एक्ट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। Post competition act getting effective in, once it got effective in 2009, things have really changed in India. And when the DLF order was passed, when 630 crore penalty was levied on DLF, I'm telling you, the entire, especially the bigger companies, the dominant entities in India, the listed entities in India, they started taking competition commission very seriously. The councils, the in-house legal, the lawyers, they were told to specifically look whether there is any contravention or not. Because होता क्या है यार, सेक्शन 4 जो है ना, फंडामेंटली किस पे लग जाता है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। मैं आपको थोड़ा सतर्क भी करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आपसे उसी तरह से बात करूंगा जिस तरह से मैं किसी लॉयर से या किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करता। देख यार, बहुत सिंपल है। अगर आप डोमिनेंट हो ना, अगर आप दिग्गज एंटिटी हो ना, अगर आप बड़ी कंपनी हो ना, पहली बात तो ये कि अगर आप डोमिनेंट एंटिटी हो तो आपको कोई कोई काम करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप डोमिनेंट एंटिटी हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू आर नॉट अलाउड टू डू, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू। कुछ कुछ काम आपको करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप मेरी ये बात को समझेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू आर नॉट अलाउड टू डू, देयर आर सर्टेन प्रोहिबिशंस, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी डोमिनेंट एंटिटी। हाँ, आपने सही सुना। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब अगर मैं, इनफैक्ट आई यूज्ड टू, I have a friend in NSE. He used to, very annoyingly say, so हम करें तो गलत है, and so suppose National Stock Exchange does something, तो सेक्शन 4 तो लागू है ही उनको। तो अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया, कुछ भी अनशन किया, तो ये अब्यूज वाले सेक्शंस तो उनको लागू हो ही जाएंगे, क्योंकि वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि आप डोमिनेंट एंटिटी हैं, तो सिर्फ दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी होती है कि आपने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया। तो अगर बड़ी एंटिटी कर दे तो गलत है, और अगर सेम काम किसी ऐसी एंटिटी ने किया ना जो डोमिनेंट नहीं है, उसको गलत नहीं माना जाता। तो ये ऑन द स्ट्रीट्स यूजुअली ऐसी बातें होती है ना कि अगर कार वाला और साइकिल वाला अगर टकरा जाएं तो गलती किसी की भी हो, शायद मोस्टली मार तो कार वाले को ही पड़नी है। सो yes, to certain extent that is also going to be there. तो let me just tell you कि हम इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं, और थोड़ा मज़े से इसको करेंगे हम लोग, इंजॉय करते करते करना है आपको। ये लेक्चर जो पूरा देख लेगा उसको ये अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, दैट इज समथिंग दैट आई कैन प्रॉमिस। द कंटेंट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड इट इज हार्ड वर्क ऑफ लॉट ऑफ ईयर्स। तो आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीज़ें मिलने वाली है, डू नॉट वरी अबाउट इट। सो पहली बात तो ये कि यार सेक्शन 4(1) और सेक्शन 4(2), सिंपल आपको मैं एक बात बता देता हूं, सिंपल आपको बात बताता हूं भाई। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन है बाय डोमिनेंट प्लेयर, प्रोहिबिशन ऑन अब्यूज of dominant position. So this is number one thing that you must know कि भाई सेक्शन 4(1) में तो ये लिखा हुआ है कि there is a prohibition on abuse of dominant position. Number 2, what is considered abuse has been prescribed here. तो अब्यूज किसको माना जाएगा वो सेक्शन 4(2) में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। सो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1
The basic provision is the prohibition is on abuse of dominant position. Then you have section 4(2) which is what is considered an abuse. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इनको जरा आप एक साथ देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी ना। इसका मतलब ये कि अगर किसी कंपनी को पेनल्टी लगनी है, किसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई सीसीआई करके पेनल्टी अगर लगाएगी, तो सबसे पहले क्या चेक करेगी? नंबर 1, भाई क्या वो एंटिटी डोमिनेंट है? नंबर 2, क्या उस एंटिटी ने अब्यूज किया? ये दो चीजें देखी जाएगी। 1, whether the entity is dominant or not. Secondly, whether they have abused their dominant position. अगर ये दो चीजें सिद्ध हो गई, खेला खत्म, पेनल्टी विल फॉलो, है ना। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है कि भाई बेसिक बता रहा हूं, अभी तो हम लोग घुसेंगे, हम एक एक चीज को रीड करेंगे, आपको आदत हो गई होगी अब तक मेरे साथ पढ़ने की, तो ऑफकोर्स एक एक चीज को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स, भाई अगर कोई डोमिनेंट एंटिटी है तो उसे अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाना है, अपने दबदबे का फायदा नहीं उठाना। हिंदी न्यूज चैनल में ऐसे बोला जाता है, अपने दबदबे का गलत फायदा उठाती हुई कंपनियों को भारी जुर्माना पड़ गया, ऐसी बात होती है वहां पे। ओके, वेयर एज सेक्शन 4(2) क्या बोलता है? भाई अब्यूज क्या है? तो सेक्शन 4(1) में सेक्शन 4(1) में क्या बोला? नंबर 1, भाई डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना मना है। 4(2) में पता है क्या बोल दिया? अब्यूज क्या है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो हेड, और फिर हम डिटेल में देखेंगे कि भाई कोई एंटिटी डोमिनेंट है या नहीं, ये सीसीआई कैसे डिटरमाइन करती है। ठीक है, आपको चाहिए होगा तो मैं यूरोप यूएस का भी बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने तो मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस का पढ़ा था, मैंने इस कोर्स को किया था, मेरा स्पेशलाइजेशन ही था इसमें। तो 2016-17 में 2-3 साल बहुत घुस के मैंने कानून पढ़ा था, और फॉर्चुनेटली अब देखो 2017 में जब ICSI ने कोर्स बदला तो कंपटीशन लॉ को 25 मार्क का कर दिया। वी आर एक्सपेक्टिंग कि कंपटीशन लॉ विल बिकम अ पोर्शन ऑफ 50 मार्क्स इन फ्यूचर, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। ये पोर्शन बहुत ही जल्दी 50 मार्क का हो जाएगा, और हो सकता है 100 मार्क का भी हो जाए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस, इसका रेलेवेंस दिन ब दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स में आप देखेंगे तो जितना इंपॉर्टेंस एंटी ट्रस्ट कानून को, कंपटीशन लॉ को पूरे दुनिया में मिलता है, उतना अभी तक हिंदुस्तान में मिला नहीं है, और ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, कानून का स्कोप भी बढ़ेगा हिंदुस्तान में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 4(2) पढ़ना शुरू कर, सेक्शन 4(1) और 4(2) पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देख, सीसीआई के पास मैटर जाएगा ना, सिंपल टेस्ट है, आप लोग को ये पता होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में। देख, जब मैटर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा ना, तो सीसीआई क्या चेक करने वाली है? नंबर 1, भाई डोमिनेंट पोजीशन है क्या? दैट इज नंबर 1 थिंग दैट हैज टू बी चेक। सेकेंडली क्या चेक करेंगे? कि अब्यूज किया क्या, है ना। तो डोमिनेंट पोजीशन है क्या? अगर ये भी यस हो गया, अब्यूज भी यस हो गया, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन? द पेनल्टी विल फॉलो। इवेंचुअली पेनल्टी लग जाएगी। इनफैक्ट पेनल्टी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। ओके, द पेनल्टी विल फॉलो। तो फंडामेंटली जब कोई भी केस सीसीआई के पास जाएगा तो सीसीआई क्या देखेगी? भाई डोमिनेंट पोजीशन है, हाँ है। सेकेंडली क्या देखेगी? अब्यूज किया है, हाँ किया है। अगर ये दोनों चीजें सिद्ध हो गई, पेनल्टी विल फॉलो। जो बच्चे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिनको और डिटेल में करना है, तो जब सीसीआई चेक करेगी कि डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं, तो क्या क्या सेक्शंस काम में आने वाले हैं? भाई सेक्शन 19(4), क्योंकि सीसीआई जब चेक करेगी कि कोई एंटिटी की डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं, तो वो कौन से फैक्टर्स देखेगी? वो फैक्टर्स जो सेक्शन 19(4) में डिफाइंड है, सेक्शन 19(4) में स्पेसिफाइड है, आई मीन टू से। देन दे विल सी सेक्शन 2(r), दैट इज व्हाट इज रेलेवेंट मार्केट। और जब रेलेवेंट मार्केट देखना होगा, तो रेलेवेंट मार्केट के साथ रेलेवेंट जियोग्राफिकल मार्केट, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, ये सारे सेक्शंस भी देखने पड़ेंगे। अब आप ही तो बोले कि डिटेल में करना है, ऊपर तो लिखवाया ही ना मैंने तो बोला ना कि ये सब काम में आएगा। अभी झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं आपको, झूठ बोलूं क्या? आपको क्या मतलब खुश करने के लिए आपको झूठ बोल दूं? ये सब काम करने काम का है, ऑफकोर्स ये सब चीजें आएगी चाहिए इसमें। बट हाँ, पहले सेक्शन 4(1) होगा, फिर 2 होगा, फिर ये सारी चीजों में हम घुसेंगे, और अच्छे से घुसेंगे, मजेदार तरीके से घुसेंगे। फिर अब्यूज है या नहीं, इसके लिए क्या देखा जाएगा? सिर्फ सेक्शन 4(2) देखा जाएगा। जय माता दी। शुरू करें।
So let's get started. Let's begin with section 4 subsection 1. आ जाइए. Let's begin with section 4 subsection 1, which provides for prohibition on abuse of a dominant position. Section 4 subsection 1 क्या बात करता है कि हिंदुस्तान में कोई भी डोमिनेंट प्लेयर है, कोई भी डोमिनेंट पर्सन है या डोमिनेंट एंटरप्राइज है, उसे अपने इस डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना अलाउड नहीं है. वो अगर अब्यूज करेगा, इट इज प्रोहिबिटेड. एंड इफ यू विल अब्यूज योर डोमिनेंट पोजीशन, द पेनल्टी विल फॉलो. देन द सीसीआई विल use its powers and CCI has got enough teeth to stop you. Enforcement मजबूत है काफ़ी. तो that is what is mentioned in section 4.1. तो section 4.1 क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझ लेते हैं. पहले एक बार रीड करेंगे इसको हम लोग. Come on guys. I am highlighting one word again and again and again because I don't want any kid, at least my kid, to have trouble in this. कि भाई abuse मना है, डोमिनेंट पोजीशन होना खराब बात नहीं है. आप थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी इस्तेमाल करिए. आप कोई एकदम नौ सीखिए आप लोग नहीं, आप एग्जीक्यूटिव में हो, है ना. तो मेरे भाइयों, आज अगर टाटा स्टील को इंटरनेशनली स्टील में बादशाह बनना है, स्टील में इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करना है, टाटा स्टील को भी, हिंदुस्तान की कंपनी को भी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचना पड़ेगा. तभी मेरी इकोनॉमी ऑफ स्केल बैठेगी, तभी मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम बैठेगी, तभी मैं इंटरनेशनली क्लेम करूंगा कि भैया टाटा स्टील बब इंटरनेशनली अच्छे प्रोडक्ट्स बेच सकती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बेच सकती है. तो दैट आल्सो मीन्स दैट टाटा स्टील कैन बी अ डोमिनेंट एंटिटी, कैन हैव मार्केट इनफ मार्केट पावर. तो हो सकता है टाटा स्टील एक डोमिनेंट पोजीशन पे हो, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हो. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अर्लियर इट यूज्ड टू बी, एमआरटीपी एक्ट में इट यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम, बट नाउ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. द ओनली प्रॉब्लम नाउ इज इफ दे स्टार्ट अब्यूजिंग देयर पावर. अपना मार्केट पावर कोई अगर अब्यूज करने लग जाएगा, वो अलाउड नहीं है मेरे भाइयों. सो अपना आप मार्केट पावर अब्यूज करेंगे ना, वो अलाउड नहीं है. दैट इज व्हाट इज प्रोहिबिटेड, नथिंग मोर. ओके, सो ये चीज अलाउड नहीं है मेरे भाइयों. आई होप आप इसको याद रख पाएंगे. मैं वैसे आपको भूलने भी नहीं दूंगा. Trust me, I will not let you forget this because twice or thrice I have actually noticed that cases are. So what is prohibited? Not the dominant per se, but the abuse of that dominant position. ठीक है? So चलो, let's read it. Section 4, subsection 1 expressly prohibits any enterprise or group from abusing its dominant position, meaning thereby a position of strength enjoyed by an enterprise or a group in relevant market in India, which enables us to operate independently of competitive forces, or which can affect its competitors or consumer in its favor. मेरे कहने का मतलब ये कि हिंदुस्तान की ऐसी डोमिनेंट एंटिटी जो विच कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, हिंदुस्तान में कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा एंटरप्राइज है जो बिना कंपटीशन के बारे में टेंशन लिए, बिना बीइंग बॉर्ड अबाउट अ कंपटीशन, कैन ऑपरेट इन इंडिया. या तो कोई ऐसी एंटिटी है हिंदुस्तान में जो आसानी से कंज्यूमर्स को अपने फेवर में कर सकती है, आप कॉम्पिटिटर्स को भी झुकने के लिए मजबूर कर सकती है. ऐसी हिंदुस्तान की कोई भी एंटिटी हो, उसे साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा मत उठाइए. इट इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड टू अब्यूज द डोमिनेंट पोजीशन. ठीक है, मैं आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करने से बेटर मैं पहले चाहूंगा कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो. मैं फिर बोलता हूं 100% क्लैरिटी के साथ आगे चलो. 150 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ोगे काम हो जाएगा. मैं बहुत बच्चों को देखता हूं, उनको शौक है, पता है, बार बार वो पन्ना पलटाते रहते हैं. मत पालो ऐसा शौक. एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि खत्म हो जाए किस्सा. सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं. क्या लिखा हुआ है सेक्शन 4? इफ यू वांट आई वुड टेक यू टू द बेयर एक्ट आल्सो बिकॉज यू विल. So here it is. Let's read from the Bear Act itself. So I'll just take you to the section 4. Yeah, this is what the section 4 is about. So it's very simple. Section 4, in fact,
there was an amendment back in 2007. No enterprise or group shall abuse its dominant position. It is very simple. Section 4(1) बहुत ही simple है. No enterprise abuse its dominant position. Very simple. Let me highlight the keyword because I don't want your mind to get scattered. I don't want you to get confused at all. Section 4 subsection 1 plain simple. Section 4 subsection 1 भाई हिंदुस्तान में कोई भी enterprise, oh no, here again I have used an expression enterprise which will later on be defined, and we will also see what is the exact meaning of enterprise. But for the time being, understand any company which is big enough in India, any entity for that matter, whether Indian government की भी कोई हो सकता है entity हो या कोई भी हिंदुस्तान की कंपनी हो. Anyway, please let's not go here and there because already there are a lot of things at this moment. As a kid, as a student, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 हिंदुस्तान में कोई भी एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाएगा. बात खत्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्रोहिबिटेड इज अब्यूज एंड नॉट एनीथिंग एल्स. टू एक्सप्लेन यू अ लिटिल मोर, हिंदुस्तान में कोई भी एंटरप्राइज अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाएगी. अब्यूज सेक्शन 4(2) में बहुत डिटेल में है. किस किस चीज़ को हम सही नहीं मानते वो सेक्शन 4(2) में स्पेसिफाइड है. कोई भी हिंदुस्तान की एंटिटी को अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाना अलाउड नहीं है. हिंदुस्तान में जो कानून है, ये जो जुरिस्डिक्शन हिंदुस्तान में इवॉल्व हुआ है, कहीं ना कहीं यूरोप में ऑलरेडी ये कानून रहा है, यूएस में ऑलरेडी ये कानून रहा है. बहुत सारी लर्निंग्स अलग अलग जुरिस्डिक्शन से ही आई है. और यूरोप में तो एक रूल है कि भाई अगर आपका 30% मार्केट शेयर है, डोमिनेंट हो आप, बट देन सिर्फ मार्केट शेयर इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कौन सी एंटिटी बड़ी है कौन सी नहीं. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देखा जाता है. बट हाँ, एट दिस मोमेंट आप ये समझ के चलिए, हिंदुस्तान में कोई भी एंटिटी है जो बहुत विच एंजॉयज अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ इन मार्केट, ऐसी एंटिटीज़ को अपने दबदबे का, अपने डोमिनेंट पोजिशन का गलत फ़ायदा उठाना अलाउड नहीं है. और अगर वो उठाएंगे तो फिर CCI हैज़ इट्स पावर्स एंड दे विल use those powers. Then the CCI will use those powers. So I hope you understand it very clearly. Now let's get into section 4 subsection 2. अब आएगी मज़ा, क्योंकि अब हम लोग अब्यूज़ का मीनिंग समझने लग जाएंगे और अब हम लोग बात करने लग जाएंगे बहुत ही सेक्सी केस लॉज के बारे में. चलो let's get started. Guys, let's begin with section 4 subsection 2 which provides for the abuse of dominant position. So अब यहाँ से हम लोग सेक्शन 4(2) में जा रहे हैं. आई होप सेक्शन 4(1) इज एब्सोल्युटली क्लियर. यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 4(2) की. सो लेट्स जस्ट राइट डाउन. इट इज अबाउट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन. ओके. Now, section 4(2) जो है, it provides for the abuse fundamentally. So, what is abuse of dominant position has been specifically provided for in section 4(2). Now, today let's focus on section 4(2)(a). सबसे पहले हम लोगों का फोकस होगा वो आज होगा section 4 subsection 2(a) पे, जो कि फंडामेंटली अगर मैं इसका आपको एक ब्राइट लिटमस टेस्ट बता दूं कि इसमें होता क्या है. सेक्शन 4(2)(a) जो है, सेक्शन 4(2)(a स्पेसिफिकली बात करता है. आई हैव द जजमेंट विथ मी. वी विल प्रोबेबली विल बी रीडिंग द जजमेंट, एंटायर जजमेंट. सो लेट्स जस्ट रीड व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 4(2)(a. सेक्शन 4(2)(a states that if an enterprise, this is going to be the common thing, so let me just mark it for all the clauses. Yeah. So if an enterprise or group directly or indirectly, so if a group, enterprise directly or indirectly imposes either one unfair is गैर वाजिब, or discriminatory
अगर कोई एंटरप्राइज या कोई ग्रुप ने हिंदुस्तान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इट कुड बी इनडायरेक्ट प्रैक्टिस ऑल्सो, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर दिया, इंपोज कर दी अनफेयर क्या कंडीशन, अनफेयर कंडीशन इंपोज कर दी गुड्स की परचेज के लिए या सर्विस की परचेज के लिए। अगर अनफेयर गैर वाजिब कंडीशन इंपोज कर दी, अब्यूज मान लिया जाएगा। फर्दर, if an enterprise or group directly or indirectly imposes unfair or discriminatory price in purchase or sale of goods or services, पहली बात तो ये कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, मैंने अभी तक दूसरे शब्द का नाम भी नहीं लिया। सो एट दिस मोमेंट मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि अनफेयर कंडीशन, अनफेयर प्राइस, अनफेयर प्राइसिंग कर लेना। आप इमेजिन करिए कोई अगर डोमिनेंट एंटिटी है और अगर उस डोमिनेंट एंटिटी ने गैर वाजिब भाव पे माल बेचा, गैर वाजिब कंडीशंस, गैर वाजिब अनफेयर कंडीशंस इंपोज करते हैं गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते वक्त, या अनफेयर प्राइसिंग करते हैं वो लोग गुड्स या सर्विसेज के लिए, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अब्यूज। अब्यूज मान लिया जाएगा, हम मान लेंगे कि उन्होंने अपने दबदबे का गैर वाजिब फायदा उठाया। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड सेक्शन 4(2)(a), if any enterprise or group imposes unfair conditions for the purchase of goods or services or unfair price for the purchase of goods or services, या तो हमने गैर वाजिब भाव रखा या तो हमने गैर वाजिब शर्तें रख दी, गैर वाजिब कंडीशंस रख दी, इसे अब्यूज मान लिया जाएगा। दूसरा वर्ड जिसको मैं फोकस करना चाहूंगा वो है डिस्क्रिमिनेटरी। हिंदी में डिस्क्रिमिनेटरी मतलब सौतेला, सौतेला व्यवहार। सेक्शन 4 सबसेक्शन सेक्शन 4(2)(a), if any enterprise or group directly or indirectly imposes discriminatory conditions, एक के साथ अलग व्यवहार, दूसरे के साथ अलग व्यवहार। मैं कह रहा हूं बिजनेस में अगर मैं एक एंटिटी के साथ एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा हूं, दूसरी एंटिटी के साथ मैं अलग कंडीशंस के साथ बिहेव कर रहा हूं, इसे भी अनफेयर, इसे भी अब्यूज मान लिया जाएगा। सो फंडामेंटली लेट्स कम एंड लेट्स टॉक अबाउट 4(2)(a). 4(2)(a) फंडामेंटली क्या बात करता है, दो शब्द यूज किए हैं भाई, क्या, या तो आपने अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, या तो आपने अनफेयर या तो आपने डिस्क्रिमिनेटरी क्या कर दी, या तो आपने अनफेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी, अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस आप इंपोज कर देते हैं। अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस इंपोज कर दिया आपने, या तो आप गैर वाजिब शर्तें रखते हैं, या तो आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार से कंडीशंस रखते हैं, या तो आपने अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इंपोज कर दी, या तो आपने अनफेयर प्राइसिंग कर दिया। फंडामेंटली आपकी समझ के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप मेरी ये बात को समझें कि यहां सबसे जो क्रूशल शब्द है जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो है अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। सेक्शन 4(1), अगर आप डोमिनेंट एंटिटी है, अगर आप मार्केट में इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, बिना विदाउट बीइंग बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉम्पिटिशन, इफ यू कैन स्टिल सर्वाइव, इफ यू कैन स्टिल sustain in the market, so you have dominant position. Now if you are dominant player, if you have dominant position in the market, and अगर आप dominant player हैं और आप गैर वाजिब शर्तें रखते हैं या तो आप सौतेला व्यवहार करते हैं, दोनों केसेस में हम मान लेंगे कि आपने अब्यूज किया है। For better understanding of this particular class, let's get into the one of the most interesting cases that you will ever come across. Let's just talk about DLF case. Let's see what happened in the DLF case. सबसे पहले तो केस लिखने का हमारा फॉर्मेट है। आई होप आप उस फॉर्मेट से आपको समझने में मदद हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक ये जो केस था
ये केस में हु वॉज एन इनफॉर्मेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में हु वॉज एन इनफॉर्मेंट। तो ये केस में जो इन्फॉर्मेंट पार्टी थी, इन्फॉर्मेंट कौन था इस केस में? इन्फॉर्मेंट था बेलायर, बेलायर डीएलएफ का जो डीएलएफ नाम की एक कंपनी है, दिल्ली लीज एंड फाइनेंस नाम की एक कंपनी है। इसके बारे में भी, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा मैं आपको। बट ये जो केस है, इट वाज एक्चुअली फाइल्ड बाय, लेट मी जस्ट ओपन द केस लॉ आल्सो बिकॉज आई हैव ओपनड द केस। आई वांट you guys to specifically focus on the case also. Cases are available at the website of Honorable Competition Commission of India. However, for the gravity of our conversation and चीज़ों को थोड़ा पेस अप करने के लिए मैंने उसको अपने पास रखा हुआ, एंड आई विल बी deliberating on each of the things. Now this is more than 250 page order, so you need not read the entire order because at this moment you probably will not understand the case. But मैं आपको एक बार बता दूंगा, उसके बाद शायद आपको मजा आने लग जाएगी। तो 2010 का केस है, और इस केस में तो हु वाज एन इन्फॉर्मेंट? द इन्फॉर्मेंट वाज बिलाया ओनर्स एसोसिएशन। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है डीएलएफ। डीएलएफ वही कंपनी है जिसको केपी सिंह जी ने लेजेंडरी रियल एस्टेट कंपनी बनाई। ऐसा माना जाता है कि है तो लेजेंडरी आदमी। देखो, केपी सिंह के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, पढ़ना चाहिए वैसे आपको वो किताब। मैंने आई थिंक आई हैड बॉट दैट बुक एंड आई हैड गिवन टू वन ऑफ माय पास्ट स्टूडेंट Shubham, because he had scored 69 in SEBI and we were very happy that he scored, and I have given that book to him, I think. So I must tell you, this company DLF, Delhi Lease Land and Finance, I'm sorry, ये जो कंपनी है ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड बैंक ओनर्स है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा लैंड बैंक है इनके पास। तो केपी सिंह है तो वैसे लेजेंडरी आदमी था, जो आदमी ने कंपनी खोली आदमी लेजेंडरी था। इसने शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी दिल्ली में, उस समय इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको गुड़गांव जो स्टैब्लिश करने के पीछे का आइडिया है वो एक्चुअल में केपी सिंह का था। तो उसने सोचा यार दिल्ली आदमी तो कल ऊपर नीचे एक्सपैंड होता जाएगा। तो व्हाट ही डिड, he actually purchased lot of land in Gurgaon, which is now I think called as Gurugram, and eventually he proposed the concept कि यार गुड़गांव में आप पूरी कंपनीज को लाओ। तो पहले लैंड खरीद ली, फिर वहाँ पे कंपनीज को इनवाइट किया, और जहाँ जहाँ कंपनियों को इनवाइट किया उसके आजू बाजू में फिर इसने अपार्टमेंट्स बनाए, एंड इवेंचुअली ही बिकेम मैसिव गाय। 2008 में रिलायंस पावर के साथ डीएलएफ का एक आईपीओ आया था, 9,500 करोड़ रुपए का आईपीओ, विच वॉज ओवर सब्सक्राइब 45 times. Imagine the size of that company, 9,500 crore in 2009, 2008 I am talking about, 2008 January, oversubscribed 45, no I think 45,000 crores आ गए थे। तो it was subscribed 7-8 times I believe, and it's a very interesting case actually. Eventually later on one of the persons has filed a complaint in SEBI alleging that the information which was given in the prospectus, उस समय जब आईपीओ आया था तो प्रोस्पेक्टस में गड़बड़ थी, और स्टोरी ऑफ 3 हाउसवाइफ्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, बहुत गड़बड़ी थी उसमें। एनीवे, सम अदर डे, मे बी इन सेबी क्लास इन आईपीओ चैप्टर आई विल टॉक अबाउट दैट। आई वुड स्टार्ट डिसेमिनेटिंग द वीडियोज ऑफ सेबी फ्रॉम टुमारो, एंड वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डीएलएफ केस, बहुत मजेदार केस है। इवेंचुअली हिंदुस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है डीएलएफ, तो ये उस कंपनी के खिलाफ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्फॉर्मेंट थी बिलायर्स ओनर्स एसोसिएशन, जो एक हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स ये लोग बना रहे थे गुड़गांव सिटी में। तो इससे रिलेटेड एक मुद्दा हुआ है, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट। बिलायर्स ओनर एसोसिएशन ने ये इंफॉर्मेशन फाइल की थी ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। सो यस, दिस इंफॉर्मेशन वाज फाइल्ड विथ ऑनरेबल सीसीआई। ये तो मैंने सीसीआई का लोगो बना दिया पुराना वाला। सो ऑनरेबल सीसीआई के पास ये इंफॉर्मेशन फाइल की गई थी, और ये जो हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे गुड़गांव में डीएलएफ द्वारा, उसी के ओनर्स एसोसिएशन, वो जो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे वहाँ के जो अलॉटीज थे, उनके एसोसिएशन ने इंफॉर्मेशन ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फाइल की थी। और ये इंफॉर्मेशन जो फाइल हुई थी उसमें हु वाज द ऑपोजिट पार्टी? द ऑपोजिट पार्टी वाज DLF. The name of the company is DLF. I'm sorry. So this was the opposite party.
मतलब जो इंफॉर्मेशन थी वो इनके खिलाफ आई थी. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. So let's just talk about this case. Now what happened? We all are aware that naturally अगर आप दिल्ली गए गए होगे कभी, दिल्ली में आपका अगर आना जाना रहा होगा, तो सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी मेजॉरिटी कंपनीज के जो ऑफिसेस हैं वो गुड़गांव में हैं. और जो लोग वहाँ स्पेसिफिकली जॉब वगैरह के लिए जाते हैं मोस्टली उनको गुड़गांव में ही कंपनी होती है, तो दे प्रेफर टू स्टे इन गुड़गांव ओनली. सो नेचुरली कोई अगर गुड़गांव में जॉब कर रहा है तो वो गुड़गांव में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव आना जाना इज 45 मिनट्स. तो नेचुरली पीपल विल प्रेफर टू स्टे इन गुड़गांव ओनली. ठीक है, फर्स्ट प्रेमाइस आपको मैं बता रहा हूँ, ये सेटअप कर रहे हैं हम बेसिकली पूरा. तो हुआ क्या, डीएलएफ नाम की कंपनी, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ केस के फैक्ट्स, केस में क्या हुआ था, केस में क्या एलिगेशन थी, ये आपको याद हो जाएगा. केस ही इतना मजेदार है. तो हुआ क्या, डीएलएफ नाम की कंपनी ने गुड़गांव में हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, मतलब बेसिकली लग्जरी टाउनशिप्स बना रहे थे ये लोग गुड़गांव सिटी में. गुड़गांव में हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे थे ये लोग. और हुआ क्या, नेचुरली जो लोग वहां पर अपार्टमेंट्स खरीदेंगे उनको हम अलॉटीज बोलते हैं. तो नेचुरली वहां पे जो लोग घर खरीदेंगे वो लोग जब पैसा वैसा देंगे तो उनको वहां पर अलॉटमेंट होगा, अपार्टमेंट अलॉट होगा. एंड इवेंचुअली जो भी होगा सब कुछ वो बायर्स अलॉटी अग्रीमेंट के हिसाब से होगा. तो व्हाट वाज द एलिगेशन, फंडामेंटली आरोप क्या थे, किस्सा क्या था, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू व्हाट वर द एलिगेशंस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो भाई साहब व्हाट वर द एलिगेशंस, एलिगेशंस तो हम हमेशा लाल में लिखते हैं. व्हाट वर द एलिगेशंस? नंबर 1, गेटिंग स्ट्रेट टू द मीट. एलिगेशन नंबर 1, सीधी बात, डीएलएफ इज अ डोमिनेंट एंटिटी. एंड डीएलएफ हैज इम्पोज, सीधे कीवर्ड पे आ रहा हूं, अनफेयर कंडीशन ऑन द एलॉटीज. ओके, डिटेल में तो अरे भाई पूरा पेज भर जाएगा, 230 से 237 पेज का जजमेंट है. मैं आपको सीधा मेन कोर एस्पेक्ट पे लेके जाऊंगा, सीधे मेन मुद्दे की हम लोग बात करेंगे. नंबर 1, डीएलएफ एक डोमिनेंट प्लेयर है. पहली बात तो हम जब देखो यार, अगर आपको केस जीतना है तो इंफॉर्मेशन फाइल करना भी एक आर्ट है. और इंफॉर्मेशन फाइल करते वक्त हमने सीधे क्या बोला भाई, डीएलएफ डोमिनेंट प्लेयर है और डीएलएफ ने वहां के अलॉटीज के ऊपर अनफेयर कंडीशंस लगाई है. ये था एलिगेशन. सर सुनो ना, अब हम बड़े हो गए हैं सर, अब हम मैच्योर हो गए हैं, एक काम करो सर, थोड़ी एलिगेशंस डिटेल में बताओ, एलिगेशन की डिटेल्स दो. तो मैं एक काम करता हूँ, जैसा आपने रिक्वेस्ट की मैं वैसा ही कर देता हूँ. तो हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स इन अ लिटिल मोर डिटेल. थोड़ी सी बातें डिटेल में करते हैं, शायद आपको इससे और मजा आएगी. ना व्हाट आर द डिटेल्स, एलिगेशंस में क्या क्या बात थी. तो सबसे पहली बात तो ये थी कि डीएलएफ जो है ये गुड़गांव एरिया में, मतलब ये गुड़गांव में सबसे पहले तो ये डोमिनेंट प्लेयर है, इनकी गुड़गांव में डोमिनेंट पोजीशन है. ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, गुड़गांव. किस चीज में भाई, हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट. गुड़गांव में हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में डीएलएफ का है 45% शेयर. नंबर 1, गुड़गांव ज्योग्राफिकल एरिया, और विच प्रोडक्ट विच सर्विस यू आर टॉकिंग अबाउट. एज बिल्डर आप लोगों को जो
रेडीमेड अपार्टमेंट बना के देते हैं, दैट रेडीमेड अपार्टमेंट बना के देना इज अ सर्विस। ओके, डीएलएफ ने गुड़गांव गुड़गांव इलाके में, सबसे पहली बात तो ये कि हम बहुत स्पेसिफिक हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी 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 क्लियर। गुड़गांव इलाके में डीएलएफ एक डोमिनेंट प्लेयर है, जो कि इस बात से साबित हो जाता है कि उस पूरे इलाके में 45% मार्केट शेयर पूरे हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में डीएलएफ बनाती है। और जो डीएलएफ के बाद का जो प्लेयर है उसके पास डीएलएफ के मार्केट शेयर से आधे से भी कम मार्केट शेयर है। दैट मीन्स ये सिद्ध तो आसानी से हो रहा है कि गुड़गांव इलाके में हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स अगर एज अ प्रोडक्ट एज अ सर्विस की हम बात करें तो 45% मार्केट शेयर उनके पास है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये सिद्ध करना तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं कि उनकी डोमिनेंट पोजीशन है। इस बात पे ज्यादा टेंशन थी नहीं, इस बात पे ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट यू विल प्रोबेबली laugh व्हेन आई टेल यू दिस, बट यस, डीएलएफ के चेयरमैन ने एजीएम की जो रिपोर्ट होती है, एजीएम का जो लेटर यूजुअली आपको पता होगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी, नाउ यू हैव ऑलरेडी यू आर डन विद कंपनी लॉ, तो आपको पता होगा कि एजीएम होती है तो चेयरमैन की स्पीच होती है। तो चेयरमैन की स्पीच में भाई ने खुद बोला है, इनफैक्ट न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट में इन लोगों ने खुद बोला है कि वी आर द लार्जेस्ट ओनर्स ऑफ द लैंड बैंक इन इंडिया। लार्जेस्ट लैंड बैंक जो है वो डीएलएफ के पास है। वी आर द नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया, इन्होंने खुद बोला है। और अगर हम फैक्ट्स ऑफ द केस देखें तो फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से गुड़गांव एरिया में हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट वाले जो हैं उसमें 45% मार्केट शेयर इनका है, जो बाय एनी टेस्ट, अगर आप यूरोप की टेस्टिंग यूरोप में देखें, ईयू में किस तरह से टेस्टिंग होती है, जब हम देखते हैं कि मार्केट पावर उनके पास है या नहीं, उनके पास मार्केट शेयर कितना है, तो 30% से ऊपर मार्केट शेयर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मान लिया जाता है कि प्लेयर डोमिनेंट है। गुड़गांव इलाके की और एक बात आपको मैं बताता हूं कि यार देखो, गुड़गांव इलाका आपने सुना भी होगा, कई बार हम बच्चों को बोलते भी हैं कि दिल्ली में भी ट्राई कर सकते हो इंटर्नशिप, बट बच्चियां या बच्चियों के पेरेंट्स कभी भी अलाउ नहीं करते दिल्ली, क्योंकि दिल्ली फॉर सम रीजन, गुड़गांव दिल्ली वो ऐसी मानसिकता बन गई कि बहुत अनसेफ है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का मतलब होता है जहां पे पूरी टाउनशिप एक बन रही है, ठीक है, जहां प्रोबेबली बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, और वो बहुत सारे लोग रहेंगे तो नंबर 1 सेफ्टी विल नेवर बी एन इशू। और इतनी बड़ी टाउनशिप होगी तो उसके आसपास में ही सारे जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर्स, बेसिक एमिनिटीज की सारी तामझाम आपको वहीं के वहीं अवेलेबल हो जाती है। तो नेचुरली जो छोटे मोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब 3 फ्लोर के 4 फ्लोर के जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, बिकॉज वो इलाके में उसे अनसेफ माना जाता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा मानसिकता है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो पहली बात तो ये कि हम बात कर रहे हैं हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स की। सो अगर हम हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करें तो गुड़गांव इलाके में हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ डीएलएफ बना रही थी और उसमें 45% मार्केट शेयर था। दैट मीन्स गुड़गांव इलाके में तो भाई उनकी डोमिनेंस स्टैब्लिश हो रही है, तो इसमें तो कोई टंटा है ही नहीं। अब सेकंड मुद्दे पे आते हैं जो कि बहुत क्रूशियल है, और आप बोलोगे कि सर ये क्या, मतलब क्या मजाक चल रहा है जीवन में। तो आपको मैं बता दूं कि जो एलॉटीज के साथ अग्रीमेंट साइन किया था डीएलएफ ने, नेचुरली अगर मैं कोई अपार्टमेंट खरीदूंगा तो मैं जो भी बिल्डर होगा उससे मैं एलॉटी में अग्रीमेंट लूंगा ना, बायर्स अग्रीमेंट लूंगा ना। अगर मैं इतना पैसा दे रहा हूं तो मेरे पास अग्रीमेंट होना चाहिए ना सेल का, है ना, सेल डीड होगी, एक्सेट्रा होगा, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो बायर्स एग्रीमेंट था ये अग्रीमेंट यूनिलैटरल था। एलिगेशन थी कि जो ये एलॉटीज अग्रीमेंट है, मतलब जो लोग घर खरीद रहे हैं, ये जो एलॉटीज अग्रीमेंट है, ये एलॉटीज अग्रीमेंट जो था ये पूरी तरह एक तरफा था। ये अग्रीमेंट पूरी तरह वन साइडेड अग्रीमेंट है। मेरे कहने का मतलब ये पूरी की पूरी तरह यूनिलैटरल अग्रीमेंट है। सो ये आरोप लगाया गया था कि भाई ये तो अग्रीमेंट यूनिलैटरल है, अनफेयर है, गैर वाजिब है, एक तरफा अग्रीमेंट है। क्यों अग्रीमेंट एक तरफा था, मैं आपको इसके बारे में भी कुछ और डिटेल बताता हूं। नंबर 1, अगर गलती से जो बायर्स हैं उन लोगों ने डिले किया पेमेंट में, अगर बायर लोगों ने पेमेंट डिले किया, इन केस द बायर्स डिले द पेमेंट, नेचुरली कोई अपार्टमेंट्स लेता है तो बहुत बार ऐसा, मतलब पूरा हार्ड कैश पूरा का पूरा पैसा एक बार नहीं देते हैं, तो शर्त ये थी कि अगर बायर्स ने पैसा डिले किया
तो अप टू 90 डेज के लिए डिले हुआ तो 15% ईयरली ब्याज देना पड़ेगा डीएलएफ को। अगर डीएलएफ में फ्लैट खरीदता हूं, मैं, मेरी वाइफ अगर डीएलएफ का बिलायर अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदते हैं, अगर मैंने पेमेंट करने में डिले किया, अप टू 90 डेज का पेमेंट डिले हुआ, 15% ब्याज लग जाएगा। अगर 90 दिन से ज्यादा हुआ, 90 और मोर की अगर हम बात करें, 90 या मोर डेज के लिए अगर डिले हुआ, 18% पर एनम ब्याज लग जाएगा। सो अगर बायर देर करे तो 18%, 15%, लेकिन वहीं पे अगर डीएलएफ ने अपार्टमेंट बनाने में डिले किया तो ईयरली, यस जो मैं बोलने वाला हूं वो सही है, 1% ब्याज लगेगा। आई थिंक देयर वाज वन क्लॉज इन दैट अग्रीमेंट वेर इन इट वॉज मेंशन्ड कि अगर डीएलएफ की तरफ से डिले होती है तो वो सिर्फ 1% ब्याज देंगे, ईयरली ब्याज, साल का 1%। आपसे कितना मांग रहे हैं? 15%। तो पहली बात तो ये बिल्कुल गैर वाजिब है, ये अनफेयर कंडीशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेट्स सी मोर एलिगेशंस। सेकेंड एलिगेशन, फंडामेंटली यहां पे ये पूरी टाउनशिप में 5 अपार्टमेंट्स बनने वाले थे, जिन अपार्टमेंट्स में फंडामेंटली 19 फ्लोर की बिल्डिंग्स बननी थी। फंडामेंटली इसमें 19 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी। जो वादा था, जो प्रॉमिस था, अग्रीमेंट में जो वादा था, उसके हिसाब से 19 फ्लोर बनने थे, वेर एज डीएलएफ ने इसे 19 के बदले यहां 29 फ्लोर्स बनाए। मतलब वादा खिलाफी, 19 फ्लोर का वादा था, 29 फ्लोर बना दिए। ठीक है, मतलब I hope you're understanding it would not be difficult to establish that the conditions which have been imposed or the sort of agreement that the DLF is coming up with is absolutely unfair। ये तो एक तरफा बात हो रही है, ये क्या बकवास है। मैं जहां घर खरीद रहा हूं, मेरे लाइफ का, आप कितना सेंसिटिव मामले का बात हो रहा है। घर खरीदना कोई एक लाइफ टाइम में हाथ दोगी तो 3-4 बार घर बदलता है। Most of the people in their lifetimes they would probably save lot of money। It's a very sensitive decision। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत पैसा लगता है, लोग लोन लेते हैं उसके लिए और पूरे ईयरली मतलब लाइफ की सेविंग्स उसमें लगाते हैं। तो इट्स अ वेरी 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 बिग मैटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, वादा जो था, प्रॉमिस था कि यहां 19 फ्लोर बनाए जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने बनाए 29 फ्लोर, 10 फ्लोर ज्यादा। इनफैक्ट इफ यू गो टू द डिटेल, अगर मैं इस केस की आपको मैं डिटेल में ले जाऊं तो यू विल रियलाइज दैट यहां पर अपार्टमेंट जितने बनने वाले थे, अपार्टमेंट अगर 960 बनने वाले थे, टोटल मिला के अपार्टमेंट जो बनने वाले थे वो 960 बनने वाले थे, उसको भी ये लोग तकरीबन 1500 पे ले गए। आई हैड marked this but in my laptop I had that order saved, so here I did not mark it, so let me just tell you because it's very easy because I've read it quite a lot of times. So here it is, see, check this out. So this is the judgment. So first of all let me just show you how the judgment copy looks like. So this is before the Honorable CCI. This is the order which was passed on 12th of August 2011. 5 मई 2010 को केस फाइल किया गया था। इन्फॉर्मेंट है बिलायर ओनर्स एसोसिएशन और अपोजिट पार्टी है DLF। सो बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी। मैं आपको एलिगेशंस में लेके जाता हूँ ताकि आप लोग को मजा आए। अभी इन्फॉर्मेंट कौन है मैंने बता दिया, DLF इज अ रिस्पोंडेंट। नाउ let me just talk about the allegations. Look at what the allegations were. Sorry, yeah. So what is the information? The information is by एक तरफा व्यवहार किया है। 5 मल्टी स्टोरीड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने की बात हुई थी और उन्होंने क्या करते गए हैं देखो आप। बिलायर जो है इट कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टोरीड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, वहाँ फंडामेंटली एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में 19 फ्लोर बनने थे और
एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में टोटल 368 अपार्टमेंट्स बनने थे, ठीक है। अब इसको उन्होंने धीरे धीरे करते 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 क्या किया, इन्होंने 19 के बदले 29 फ्लोर बना दिए, और टोटल मिला के, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट द फिगर, अगर वो नहीं भी मिला मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं, मुझे तो मालूम है 960 टोटल बनने थे, तो 960 अपार्टमेंट टोटल मिला के पांचों बिल्डिंग में बनने चाहिए थे, ठीक है। इफ आई कैन शो यू दैट, या anyways, I'll just write it down and we will come to this particular case because I want you guys to read it with me. बहुत मजा आएगी इसमें आपको, और कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यार देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जहां 19 फ्लोर बनने थे वहां आप 29 फ्लोर बना रहे हो। कभी सुना है आपने? आप कहीं घर खरीद रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप 19 फ्लोर बनने वाले हैं, आपको मालूम है, और वहां पर टोटल मिला के 960 अपार्टमेंट बनने थे, ये भी आपको मालूम है। अब सडनली वो लोग बोल रहे हैं हम 19 नहीं 29 फ्लोर बनाएंगे, 960 नहीं 1560 अपार्टमेंट बनाएंगे, तो क्या ये क्या बकर है? तो मैं आपको सीधा मुद्दा बताता हूं, टोटल मिला के पांचों की पांचों एक एक बिल्डिंग में 19 फ्लोर बनने वाले थे, और टोटल मिला के 960 अपार्टमेंट जहां बनने थे वहां उन्होंने वादा कर दिया, वहां उन्होंने सब कुछ बदल के क्या कर दिया, बाद में उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं या तो हम अब 1500 अपार्टमेंट बनाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिगर होगा तो प्लीज उसको अप्रोक्सीमेटली मान लेना आप, ठीक है। तो 1560 अपार्टमेंट के आसपास वहां बनने थे। तो मेरे भाइयों वादा ये था, और हुआ ये। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, वादे के अनुसार उनको क्या करना चाहिए था, वादे के अनुसार उनको बनाने चाहिए थे 19 फ्लोर, टोटल मिला के 960 अपार्टमेंट, और उनने क्या किया, 19 के बदले 29 फ्लोर और 500-600 अपार्टमेंट्स इंक्रीज कर दिए। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अब जो टेनिस कोर्ट बना होगा, जो अपार्टमेंट है, लग्जरी अपार्टमेंट है, 1 करोड़ रुपए के आसपास के अपार्टमेंट है, 2-2 3-3 करोड़ के आसपास के अपार्टमेंट है। अब यहाँ पे जो अगर मान लो वहाँ एक टेनिस कोर्ट बनाया होगा, तो इमेजिन करिए आप, वो टेनिस कोर्ट में क्या लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि जहां 2 लोगों की खेलने की जगह है, अब तो वहां पर 11 लोग खेलेंगे, तब जाके काम हो पाएगा। क्योंकि पर भाई देख, अगर मैं कोई अपार्टमेंट खरीद रहा हूं तो मैं देखूंगा ना कितनी स्पेस मिलने वाली है वहां पे, तो जो कॉमन एरियाज हैं, जो कॉमन एमिनिटीज हैं, वो तो बढ़ गई। जहां 900 अपार्टमेंट में अगर एक एक अपार्टमेंट में 4-4 लोग आते तो चलो भाई 4000 लोग रहते हैं वहां पर, अब उसके बदले तकरीबन 6-7 हजार लोग रहेंगे, तो स्विमिंग पूल में मतलब आदमी स्विम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीड़ बड़ी हुई होगी, एक हाथ मारो किसी न किसी के मुंह पे लग ही जाएगा, है ना। तो जो कॉमन एरिया है वो तो अनडिवाइडेड शेयर जो है एक एक ओनर के पास, वो तो घट गया। और डीएलएफ ने ये किया या वो ये कर पाया क्योंकि डीएलएफ ने शर्त रखी थी कि डीएलएफ जब चाहे तब बिल्डिंग के लेआउट को बदल सकता है, जिसको जहां अलॉटमेंट हुई थी उसको वो पर्टिकुलर अलॉटमेंट वो पर्टिकुलर बिल्डिंग से भी चेंज कर सकता है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर पूरी टाउनशिप के अलावा कोई दूसरी जगह पे भी आपको वो भेज सकता है, ये लिखा हुआ था अग्रीमेंट में। सो ऑल दीज वर द एलिगेशंस। टू कटिंग इट शॉर्ट, मैं थोड़ा इसको कट शॉर्ट कर रहा हूं, तो दीज वर द एलिगेशंस। आप इमेजिन करो ये जो अलॉटी एग्रीमेंट है, मैंने तो आपको इसके सिर्फ 2 क्लॉजेस बताए, मैं एक और क्लॉज, मतलब ये जो क्लॉज है ना, ये जो किस्सा हो रहा था, ये क्यों वो कर पा रही थी डीएलएफ, इज बिकॉज डीएलएफ ने अलॉटीज एग्रीमेंट में ये लिख रखा था कि डीएलएफ जब चाहे तब किसी भी अलॉटी को कोई भी अपार्टमेंट से निकाल के कोई भी दूसरा अपार्टमेंट दे सकता है। डीएलएफ के पास अनपैरेलल पावर्स थे, अनक्वालिफाइड पावर्स थे कि डीएलएफ जब चाहे तब पूरी बिल्डिंग का लेआउट बदल सकता है, किसी अपार्टमेंट के लेआउट बदल सकता है, अलॉटीज को ये पर्टिकुलर बिल्डिंग से निकाल के दूसरी बिल्डिंग में डाल सकता है, ये पूरे के पूरे बेलायर के अपार्टमेंट से पूरे के पूरे टाउनशिप से निकाल के किसी दूसरे टाउनशिप में अपार्टमेंट दे सकता है। Now these were the conditions which were there in the allottees agreement. तो नंबर 1, पहले तो मुझे आप बताओ कि ये गैरवाजिब है कि नहीं? बिल्कुल गैरवाजिब है। सो मेरे भाई, these were the allegations, ये allegations थी, और इन्फॉर्मेंट था बिलायर ओनर एसोसिएशन, नॉट बिलायर्स, आई एम सॉरी, बिलायर ओनर एसोसिएशन। ये जो हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाई गई थी, इसका जो एसोसिएशन था ओनर्स का, उन लोगों ने ये इंफॉर्मेशन फाइल की थी। सो लेट्स
quickly recap what exactly was the case about. Number one, who was an informant? Belayar Owners Association. Information was filed in CCI against the opposite party DLF. DLF कौन है? DLF एक हिंदुस्तान की रियल एस्टेट कंपनी है. इनफैक्ट अगर मैं स्पेसिफिक बहुत टू द पॉइंट एलिगेशंस की बात करूं तो DLF जो है गुड़गांव इलाके में डोमिनेंट पार्टी है, डोमिनेंट प्लेयर है, क्योंकि जो हाई एंड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स वो लोग बना रहे हैं उस मार्केट में, उस पर्टिकुलर मार्केट में उनका 45% मार्केट शेयर है गुड़गांव एरिया में. दैट मीन्स ये तो सिद्ध आसानी से हो जाता है कि डोमिनेंट है. दूसरी बात ये भी आसानी से सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने अनफेयर कंडीशंस, गैर वाजिब शर्तें रखी है. डिटेल में अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं या थोड़ा फैक्ट्स ऑफ द केस को हम डिटेल में देखें तो बहुत इजीली चीजें सिद्ध हो जाएगी. द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज फाइल्ड वाज, नाउ DLF in Gurgaon, they have dominant position. Secondly, they are into high end residential apartments और उसमें 45% मार्केट शेयर दे एंजॉय. एलिगेशन थी कि अलॉटीज अग्रीमेंट जो है वो एक तरफा है, अनफेयर कंडीशंस इंपोज की गई है, वो एक यूनिलैटरल अग्रीमेंट है. क्यों? क्योंकि अगर बायर अपनी तरफ से पेमेंट डिले करता है तो अप टू 90 डेज 15% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा. 90 दिनों से ज्यादा डिले होती है पेमेंट तो 18%, 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वेयरएज अगर DLF की तरफ से डिले होता है, DLF एक तो उन्होंने इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बिल्कुल गैर वाजिब डिले हुआ था ये प्रोजेक्ट में. आप इमेजिन करो कि आप अपनी पूरी सेविंग लगा के एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट खरीदते हो और थोड़ा सा उसके ऊपर लोन लेते हो तो EMI अलग जा रही है, जहां आप एग्जिस्टिंग रह रहे हो उसका रेंट आप अलग दे रहे हो. क्या मैसिव इंपैक्ट होता है लोगों के ऊपर जो जिनके साथ होती है. तो DLF अगर देर करे तो वो साल का 1% देगा, अगर आप देर कर दो 15%, 18%. फर्दर DLF ने अलॉटीज अग्रीमेंट में ये पावर रखा था कि वो जब चाहे तब अपार्टमेंट्स, जब चाहे तब वो पूरे लेआउट को बदल सकता है, पूरी मैप को बदल सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंटली 19 फ्लोर का वादा था, 29 फ्लोर कैसे बना सकते हो आप? इमेजिन कीजिए वहां के जो लोग हैं. यार क्या होता है ना, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. जब आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अब सपोज आपने 3rd फ्लोर पे एक फ्लैट खरीदा, तो कल को वो बिल्डिंग गिरती है तो आप क्या लोगों को बोलोगे वो जो हवा दिख रही है वो हवा बिलोंग्स टू अस? तो ऐसा तो होता नहीं है. तो जब आप फ्लैट खरीदते हो तो जब आप एक्चुअल में पैसा देते हो तो जो अग्रीमेंट होता है उसमें ये लिखा होता है कि वो जमीन, वो लैंड जिस पे पूरा अपार्टमेंट खड़ा है, उस जमीन का कितना अनडिवाइडेड शेयर आपके पास आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक 1500 स्क्वायर फीट का घर खरीदा, उसमें अगर अलॉटीज अग्रीमेंट में लिखा था कि 750 स्क्वायर फीट का अनडिवाइडेड एरिया तुम्हारा, मतलब अगर कल को ये बिल्डिंग गिरी भी तो जो नेकेड जमीन होगी उसमें 750 स्क्वायर फीट तुम्हारा होगा. तो यहाँ तो जितने भी बायर्स हैं उनका तो अनडिवाइडेड शेयर जमीन में कम होगा, क्योंकि नेचुरली सेम ही बिल्डिंग है, 19 की जगह 29 फ्लोर बन गए हैं, तो नेचुरली कम लैंड आपके हिस्से में आएगी. प्लस जो एमेनिटीज आपको मिलनी चाहिए अब वो एमेनिटीज शेयर हो जाएगी. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इमेजिन करो कि आपने एक ओला कैब बुक किया. जब आपके पास वो कैब आई तो उसमें ऑलरेडी 10 लोग बैठे हुए थे. आप क्या उनके सर के ऊपर बैठ के जाओगे गाड़ी के अंदर? सो इमेजिन इतने सारे लोग जो बढ़ेंगे तो नेचुरली, अब जैसे जो पूल है, स्विमिंग पूल में जगह कम होगी, टेनिस कोर्ट बना हुआ है तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो खेलने का मौका आपके पास आएगा ही नहीं. टेनिस कोर्ट में लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, एमेनिटीज पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. So these were the allegations, and eventually when CCI investigated, when the Director General investigated, when the CCI investigated, eventually it was found out that yes, indeed, DLF was a dominant player, specifically in Gurgaon, in high-end residential apartments, and indeed, they had imposed unfair conditions, and eventually, the penalty of 630 crores was levied on DLF. Unparalleled. The moment the order had come up, आप इमेजिन करो, आप तो स्टॉक मार्केट्स के बारे में भी, सिक्योरिटीज लॉ में भी पढ़ रहे हो, इमेजिन करो अगर ऐसा किसी कंपनी के साथ होता है, स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो गए, खून बह गया DLF के प्राइस का, 5-5, 10-10 तक का शेयर प्राइस नीचे आ गए थे. And DLF thought that probably they will go. Why I am talking about this case in so much detail is because they actually appealed the order of CCI. They went to Competition Appellate Tribunal. Eventually, they went to Supreme Court also. But everybody upheld the order of what CCI has levied the penalty. It was upheld. In fact, to tell you very frankly, this was one landmark ruling by Honorable CCI which led to
the thought process of the government that now in India the real estate must get regulated, real estate क्षेत्र को regulate करना बहुत जरूरी हो गया था। कई सारे अपार्टमेंट्स में डिफॉल्ट हुए थे, कई सारे बिल्डर्स ने बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के नामी गिरामी लिस्टेड कंपनीज हैं, अम्रपाली ग्रुप, यूनिटेक, बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज थी जहां पर निवेशकों के साथ समस्या हुई थी। जेपी ग्रुप है, होम बायर एसोसिएशन का केस है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में आपको मैंने बताया होगा, बहुत दिक्कतें हो रही थी। इवेंचुअली 2015 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट हिंदुस्तान में बना दिया गया, बट उसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ थी। इनफैक्ट ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मॉडल अग्रीमेंट भी बनाया कि जो बायर्स अग्रीमेंट होना चाहिए, जो बिल्डर और बायर के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसका एक मॉडल अग्रीमेंट भी बनाया, जो हिंदुस्तान में पूरा लागू हो गया और इवेंचुअली दुनिया बदल गई रियल एस्टेट क्षेत्र में इस जजमेंट के बाद। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर the Belair Owner Association, they had filed an information with Competition Commission of India. The opposite party was DLF, which is a real estate company. The allegations were, number one, DLF being dominant player in Gurgaon area in the high-end residential apartment. The DLF was a dominant player, and indeed it had imposed unfair conditions on the LOTs. When CCI investigated, it found out that yes, indeed, DLF was dominant player. It had imposed unfair conditions on the LOTs, and eventually the penalty of 630 crore was levied. तो जब CCI ने अपनी investigation की थी, actual में in this case the CCI had levied, after the investigation it was found out that yes, indeed it is true. CCI levied, CCI levied a penalty of 630 crore on DLF. I have already told you that the penalties are deterrent penalties. These are not just penalties, these are deterrent penalties. These penalties are so harsh, these penalties are so deterrent that लोग सोचेंगे इसके बाद बहुत हार्श पेनल्टीज है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में बाधा नहीं क्रिएट होनी चाहिए। आप जो है अपने दबदबे का गैर वाजिब फायदा उठा रहे हो, आप उस इलाके में डोमिनेंट हो, हमने मोनोपोलीज को बैन नहीं किया है, आप डोमिनेंट प्लेयर हो, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आप उस पोजीशन का गलत फायदा उठाओगे तो हम माफ भी नहीं करेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, दिस वाज द केस व्हिच इज रिलेटेड टू अनफेयर कंडीशन। आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट वन केस व्हिच इज द केस लॉ दैट वी स्टडी फॉर अनफेयर कंडीशन, DLF। अभी आप लोग फोकस करें समझने में, जब हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा तो सेक्शन 4 को कैसे लिखना है उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। बट यस, DLF को पेनल्टी लगा दी गई थी 630 करोड़ रुपए की। क्यों? अनफेयर कंडीशंस इंपोज किए थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द कोल इंडिया केस, कोल इंडिया लिमिटेड केस, बिकॉज उस केस का तो ताल्लुक नागपुर से ही है। डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर 1773 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। क्यों? क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ये सौतेला व्यवहार करती थी पुरानी पावर कंपनीज के साथ और न्यू प्राइवेट पावर कंपनीज के साथ। वेरी 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 इंटरेस्टिंग केस, वी विल टॉक अबाउट इट शॉर्टली। बट यस, आई होप आपको सेक्शन 4 पढ़ने में मजा आई होगी। मैं जाने के पहले एक बार मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, हल्का हल्का सा मैं एक बार आपको चाहता हूं कि मैं आपको रिवाइज करा दूं। हुआ क्या? लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 4। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, हिंदुस्तान में कोई भी एंटरप्राइज अगर डोमिनेंट पार्टी है, डोमिनेंट प्लेयर है, तो वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं करेंगे। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन। नो एंटिटी व्हिच इज डोमिनेंट शुड अब्यूज इट्स पोजीशन in the relevant market in India. Further, Section 4 subsection 2 provides for what is considered as abuse. Section 4 subsection 2A provides that if any enterprise or group imposes unfair or discriminatory conditions for the purchase of goods or services, or unfair or discriminatory pricing अगर वो लोग करते हैं, इसे गलत गैर वाजिब माना जाता है, इसे abuse माना जाता है। DLF की अगर हम बात करें, you guys can clearly understand how DLF actually abused its market position. Eventually DLF के ऊपर 630 करोड़ की पेनल्टी लग गई थी। आप मुझे बताओ कौन से कानून में आपने 630 करोड़ के बारे में सुना है? दिस इज एक्चुअली द सेकेंड लार्जेस्ट पेनल्टी, ये हिंदुस्तान में उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी पेनल्टी मानी जाती थी। बाद में तो कोल इंडिया लिमिटेड के केस के बाद
पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पेनल्टी वो हो गई थी। एनीवे, लेट्स नाउ जस्ट स्टॉप हियर, और आई होप आपने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे के पूरे केस की डिटेल या फैक्ट्स ऑफ द केस अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। आप एक काम कीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दीज आर डिटेल्ड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। सो यहां पर मैं डिटेल्ड फैक्ट्स ऑफ द केस लिख रहा हूं, जिनको जिनको मन होगा वैसे आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इतना लिखने की, बट हाँ, जिसका मन करेगा वो चाहे तो वो इतना डिटेलिंग कर सकता है। बिल्कुल डिटेल करने में कभी दिक्कत नहीं है, आप डिटेल में पढ़ के कभी नुकसान नहीं होता आपको। सो डीएलएफ had powers to change the layout of apartments, the floors, the entire building. These are the detailed facts of the case. I hope you have understood. अगर हम लोग वापस 2 मिनट के लिए नोट्स में आए तो लेट्स जस्ट कम बैक टू द नोट्स। हम नोट्स में आते हैं। देखो नोट्स में सेक्शन 4.2 बड़ा सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता 4.2A में, लेकिन एक्चुअल में डीएलएफ का केस आप पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट अ फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ the section 4 can affect the dominant entities. Imagine if you are looking forward to work in a bigger company like Reliance Industries, Coal India Limited, HDFC Bank, ICICI, for that matter, Mahindra and Mahindra, Tata Motors, Maruti Suzuki, Cipla, Sun Pharmaceuticals. You're thinking about working in Eicher Motors. You're thinking about working in Tata Steel, Tata Consultancy Services, Infosys. These, अगर आप ये दिग्गज एंटिटीज में काम करने वाले हो, एक बात याद रखना, आपको पूरे कंपनी के मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी वाले डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजनिंग करनी होती है। और एक्चुअल में सारी सेल्स, सारी मार्केटिंग टीम जब अपने पूरे कैंपेन को फाइनलाइज करती है तो वो सारी कैंपेन्स आपके पास ज़रूर आएंगी। वो अग्रीमेंट्स के सारे क्लॉजेस को आप भी एक बार एज अ कंपनी सेक्रेटरी चेक करेंगे कि कहीं वो कंपटीशन लॉ के हिसाब से गड़बड़ तो नहीं कर रहा। दीज आर द पावर, this is the position that you're going to get in a company, but for that you need to be prepared. You need to know what exactly can happen when things go wrong. आप imagine करो DLF की उस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ रुपए थी। अभी मान लो जो कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ रुपए टोटल कंपनी की वैल्यूएशन है, जिस दिन ये न्यूज आएगी कि ये कंपनी कंपटीशन लॉ फॉलो नहीं करती है, नाम खराब होता है, गवर्नेंस, bad performance can be a good excuse, but bad governance can never be a good excuse. खराब गवर्नेंस, धोखाधड़ी, डिसऑनेस्टी, इंटीग्रिटी नहीं है अगर प्रमोटर में। एक बार इन्वेस्टर्स को, स्पेशली बड़े निवेशकों को एक बार ये बात पता चल गई कि इंटीग्रिटी नहीं, प्रमोटर डिसऑनेस्ट है, प्रमोटर ईमानदार नहीं है, जिस दिन ये इंफॉर्मेशन थोड़ी भी बाहर आती है ना, जिस दिन ये आता है कि यार लॉस फॉलो नहीं करते बेसिक आप देश के, इन्वेस्टर्स इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट वैल्यूएशन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप वैल्यूएशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट द फॉरेन इन्वेस्टर्स और द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लुक एट इज हाउ आप कितना अच्छा गवर्नेंस आपकी कंपनी में फॉलो करते हैं, प्रमोटर कितना ईमानदार है। ऐसी अगर आप ऐसी मैल प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइसेस विल क्रैश। इमेजिन 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, स्टॉक प्राइस 10% नीचे गिरता है, कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए से नीचे आती है, वन सिंगल डे में। इमेजिन करो अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर वगैरह गिरवी करके लोन वगैरह लिया होगा तो आपकी तो लग जाएगी, क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है आपके शेयर्स के अगेंस्ट में, और शेयर जमा करने पड़ेंगे, प्रमोटर और स्टेक जमा करेगा, और मार्केट में बात जाएगी कि प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रखता जा रहा है, शेयर प्राइस नीचे जाता जाएगा। दैट इज हाउ पूरी कंपनी की वैल्यूएशन में इंपैक्ट आ जाता है, पूरी क्रेडिट रेटिंग में इंपैक्ट आ जाता है। जस्ट वन केस, सेक्शन 4। अब एक बात बताओ, तुम बोलो, अभी तो मैंने सिर्फ सेक्शन 4.2A के 2 शब्द पे बात की, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब मैं क्या इसको एक दिन में खत्म कर दूं? आई हैव सीन पीपल फिनिशिंग इट ऑफ इन 1 hour, half an hour. People are finishing section 4 in half an hour. Now what will kids understand if they will finish in half an hour? आधे घंटे में अगर ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दोगे, क्या समझेगा बच्चे को? तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज प्रिपेयर
for bigger position in your life, and for that you need to study in this way. There is a reason competition law has been कंपटीशन लॉ 25 मार्क का कर दिया गया है. सिर्फ एक सिंगल कानून है जिसमें भी मोटा मोटा 3 सेक्शंस को बहुत डिटेल में देखोगे आप, वो 25 मार्क का कर दिया है. 35 मार्क के लिए 12 कानून पढ़ने, 40 मार्क के लिए आपको पूरे फेमा अलाइड रेगुलेशंस पढ़ने, 25 मार्क के लिए एक कॉन्सेप्ट. क्या कुछ तो सोचा होगा ना ICSI ने, कुछ तो उनके दिमाग में होगा ना, वो चाहते हैं आप इसको पढ़ो, क्योंकि एज कंपनी सेक्रेटरी यू आर गोइंग टू बी इन अ पोजीशन जहां आपको ये सब देखना पड़ेगा. इमेजिन DLF के लीगल काउंसिल को कितना गाली पड़ा होगा 630 करोड़ का पेनल्टी लगने के बाद. इमेजिन इफ यू आर द लीगल काउंसिल फॉर DLF, इमेजिन यू आर द सीनियर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी. अगर 630 करोड़ का पेनल्टी लगेगा मैनेजमेंट ने तो क्या हाल हुआ होगा. इमेजिन वो बोर्ड रूम में जब वो बंदा आया होगा, 630 करोड़ की, आपको समझ मजाक नहीं चल रही है ये. एक तो तुम पर्सनली लेते नहीं चीजों को, 630 करोड़ मैटर्स. आप अपने जीवन काल में नहीं बना पाएंगे शायद 630 करोड़, आपके जैसे 10 नहीं कमा पाएंगे 630 करोड़ इस जीवन काल में. और पेनल्टी लगती है 630 करोड़. भैया बैलेंस शीट से लिक्विड कैश 630 करोड़ रुपए निकाल के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पेनल्टी लगी तो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के साथ जमा करना पड़ता है 90 दिन के अंदर. ये कोई यहाँ कोई तुम ना मोबाइल फोन नहीं खरीद रहे हो कि EMI जाएगा 1000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना. 630 करोड़ बैलेंस शीट से निकल जाना, 630 करोड़ fucking matters. वैल्यूएशन खत्म हो जाती कंपनी की पूरी. So I hope you will take it seriously. And the next case we will talk about Coal India Limited, and eventually we will talk about 2-3 more clauses. But yes, for now I will leave you here. I want you to focus on section 4.2a. 4.2a में भी मैंने precisely सिर्फ unfair conditions के बारे में बात की है. Next time I'll talk about discriminatory practice. सौतेला व्यवहार क्या होता है, और केस जो है नागपुर से रिलेटेड है, बड़ा मजेदार किस्सा है. वी विल टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट क्लास. थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. बाय बाय.